अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सकीनत पाकिस्तान के फोरम से नसीर बुखारी आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज हमने कोशिश की है कि जरा पॉलिटिक्स से हट के एक ऐसी शख्सियत का इंटरव्यू किया जाए जिसने एजुकेशन के हवाले से बड़ा काम किया है। तो आज हमें अमेरिका से शंकर हैमिडी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, जो कि बानी फाउंडर हैं ग्रीन हॉरिजन कंसल्टिंग कंपनी के। बहुत शुक्रिया शंकर भाई, प्रोग्राम पार्टिसिपेट करने का साथ। अस्सलाम वालेकुम, आप कैसे हो? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आप सुनाएं, सबसे पहले तो बताएं कि अमेरिका में जो कोरोना के हवाले से अब कैसी क्या सिचुएशन जा रही है? आप खैरियत से हैं? आपकी फैमिली खैरियत से है? हाँ, हम सब बिल्कुल ठीक है। कोरोना तो पूरे दुनिया में फैला हुआ है। अमेरिका में थोड़ा उसमें पॉलिटिक्स बढ़ गया है, तो ज़्यादा न्यूज़ आपको दिखाई देगी। वैसे तो जहाँ भी जाता हूँ, मैं इंडिया जाता हूँ, मैं मेक्सिको में था, हर तरफ फैला हुआ है। एंड जब ठंड ज़्यादा होती है तो ज़्यादा फैलता है। तो अभी तो गर्मी का मौसम है, इसके लिए इंडिया पाकिस्तान बच जाएंगे, लेकिन ज़्यादा ज़्यादा हमें फिक्र करनी पड़ेगी जब ठंड होगी। अच्छा शंकर भाई, ये बताएं कि थोड़ा सा हमारे जो नाज़रीन है, चूंकि हमारे इंडिया पाकिस्तान में बहुत ज्यादा लोग हमें फॉलो करते हैं, थोड़ी सी आपने प्रोफाइल के हवाले से बताइएगा। कितनी मेहनत की, कहाँ से कहाँ तक पहुंचे आप? मेरा बचपन तो इंडिया में ही रहा। मैं पैदाइश में गोवा का हूँ, और कर्नाटक में मेरा जन्म हुआ था, और बम्बई में मैं रहता था, इसलिए सभी जुबानें बोल लेता हूँ। कन्नड़ा, कोंकणी, हिंदी, मराठी, गुजराती, सब इस तरफ के सभी, इंग्लिश, संस्कृत सब बोल लेता हूँ। उर्दू भी बिल्कुल सही आती है। आप और लोगों से पंजाबी बात सर? करके उर्दू तो इम्प्रूव होगी। हाँ। और बचपन में बम्बई में था तो बहुत कॉस्मोपॉलिटन था, तो हर तरफ से लोगों से मुलाकात होती थी। तो मेरा खास दोस्त था मोहम्मद सिराज हुसैन, उसकी वजह से बिल्कुल पूरा रोज़ा भी किया उसके साथ कभी 2-4 दिन। और रमज़ान में भी हम उनके साथ होते थे। वो भी दिवाली मनाने आते थे हमारे साथ, होली मनाने आते थे। सो इट वाज अ वेरी गिव एंड टेक, बहुत बढ़िया होता था। जैसे मेरे डैडी पोस्टमैन थे, तो उन्होंने बहुत पढ़ाई पे जोर दिया, और मुझे मैथमेटिक्स फिजिक्स में बड़ा इंटरेस्ट था। तो जब मैं कॉलेज गया तब मुझे इंजीनियरिंग में बहुत जल्दी मिल गया, 16 साल पे आईआईटी बॉम्बे में। और उन दिनों कंप्यूटर्स में कोई प्रगति नहीं थी। वी डिडंट हैव कंप्यूटर्स इन इंडिया ज़्यादा। 1980s की बात कर रहा हूँ। सो अच्छा। इवन जब पहली नौकरी मैंने ली, टीसीएस टाटा कंसल्टेंसी, उसने मुझे अमेरिका भेज दिया। तो मैंने सोचा था मैं 6 महीने के लिए अमेरिका जा रहा हूँ। पता ही नहीं चला 30 साल कैसे गुजर गए। और अब 30 सालों में मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स में तो शुरुआत की। पहले सॉफ्टवेयर, फिर इलेक्ट्रॉनिक्स, जो 3D ग्राफिक्स होता है ना, जिसकी वजह से हम अभी बात कर सकते हैं एक दूसरे के साथ। 2D जी जी। ग्राफिक्स, 3D ग्राफिक्स, उस पर काफ़ी काम किया। उसका जो इलेक्ट्रॉनिक्स होता है, जैसे ये आपके सैमसंग के फ़ोन हो या आईफोन हो, उसके अंदर जो चिप्स होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स होते हैं 3D के लिए, उस पर काफ़ी काम किया। लेकिन जैसे जैसे उम्र हो रही थी तो देखा कि कई लोग कैंसर से गुजर रहे थे, हमारे दोस्तों में भी, हमारे बॉस में भी। तो फिर मेरी बीवी का बैकग्राउंड फार्मास्यूटिकल्स था, इसके लिए मैं भी उसमें कंप्यूटर सिमुलेशन में गया कि कैसे कैंसर की दवाइयों का जहर कम हो सकता है। टॉक्सिकोलॉजी में मैंने एंट्री ली, और हमने उसमें भी एक कंपनी चलाई कि कैसे मेडिसिन को कम जहरीला बनाए। मुश्किल एरिया है, लेकिन काफ़ी कुछ प्रगति हुई है। अभी भी देखो ना, कोरोना के लिए 1-1.5 साल तो लग ही जाएगा। दवाई के लिए इतना टाइम तो लग ही जाता है। सो एंड 1.5 साल तो बहुत ही शॉर्ट माना जाता है। नॉर्मली 8-10 साल लगते हैं। सो ये मेडिसिन एरिया तो हमेशा कुछ ना कुछ चलता रहेगा। इलेक्ट्रॉनिक्स तो काफ़ी बढ़ गया है, बट बढ़ता रहेगा ऐसा लग रहा है। फिर मेरा मेरा जो फोकस है वो चेंज होता रहा। पहले 10-15 साल इलेक्ट्रॉनिक्स, फिर 7-8 साल बायोटेक्नोलॉजी। एंड बाद में मुझे ऐसा लगा कि चाहे हम कितनी भी प्रगति करें, चाहे हम कितना भी पैसा कमाएं, मन शांत नहीं रहता। चाहे हम कितनी भी गाड़ियां, बंगले, गाड़ी चलाएं, तो कुछ अपना दिल दिल में जो दुख है वो रहता है।
तो इसके लिए मेरा मेरा पूरा फोकस रिलीजन की तरफ गया कि मैंने हिंदू धर्म में भी काफी पढ़ाई की, चिन्मय मिशन में मैं टीचर भी बना था। वैसे ही मैं बुद्ध धर्म के बारे में सीखने लगा एंड विपश्यना मेडिटेशन, जिससे कि मन शांत हो सकता है। और सूफी लोगों से मुलाकात हुई अमेरिका में, जो कि टर्की और मोरक्को के लोग थे। तो उनके साथ हम सूफी जिक्र भी करते हैं और कभी कभी हम दरवेशों के साथ डांस भी बहुत सारे किए हैं। तो स्टेज पे भी कभी गाने गाए हैं, डांस किया है। सब ऐसे सब ये सब सीखते हुए मुझे क्लियर हुआ कि साइकोलॉजी और न्यूरो साइंस में इंटरेस्ट आ गया। तो मेरा ज्यादातर अच्छा। काम अभी लीडरशिप पे होता है कि कैसे अपना फाइनेंस तो देखना जरूरी है। अगर हमारे घर में खाना पीना ना हो तो मन शांत कैसे होगा? भाई बहनों का, माँ बाप का, बच्चों का, सबका ख्याल रखना बहुत जरूरी है। लेकिन उसके आगे अगर जाए तो पैसा सब कुछ नहीं है। पैसे की तब तक जरूरत पड़ती है जब तक आपके बेसिक नीड्स, खाना पीना रहना ना हो, तब तक तो जरूरत पड़ती है। लेकिन आगे हमें दिल को बढ़ाना है, हमें तंदुरुस्त रहना है और हमारे दिमाग को भी ठंडा रखना है। तो उसके लिए थोड़ा जिक्र करना अच्छा है। आप लोग नमाज पढ़ते हो तो कम से कम 4-5 बार नमाज पढ़ना बहुत जरूरी है। हम लोग जो हिंदू लोग मंदिर जाते हैं या कोई सिख लोग गुरुद्वारा जाते हैं, जो भी लिखा है वो सब सोच समझ करके आ गया, हजारों सालों से ही चल रहा है। ये बहुत जरूरी है। एंड जितना मैंने साइंस सीखा उतने ही मेरी श्रद्धा, उतने ही मेरा यकीन बढ़ता गया कि ये जो हम कर रहे हैं, जैसे लोग रोजा रखते हैं, तो रोजा रखने से क्या होता है कि पेट खाली हो जाता है, थोड़ा अंदर की जो फिजिकली जो प्रॉब्लम्स है वो सब चले जाएंगे। इंटरमिटेंट फास्टिंग कहते हैं उसे, कि अंदर में जो डेड सेल्स होते हैं वो सब निकल जाते हैं। लेकिन उसके बावजूद एक बहुत बड़ी अच्छी चीज होती है, हमें भूख क्या है उसका मतलब पता चलता है। जब हम वॉलंटरली, हम जब नहीं खाना खाते हैं, चाहे आप फास्टिंग करो, उपवास करो या रोजा रखो, तो हमें पता चलता है कि भूखा रहना कितना मुश्किल है। और फिर हमें सहानुभूति आ जाती है, जिनके पास बराबर खाना नहीं है, जिनके पास पानी नहीं है अच्छा, हम उनके बारे में सोचने लगते हैं। फिर हमारा अपने आप आचरण बदल जाता है, हम उनको मदद करने जाते हैं। तो दिस इज द मेन थिंग। सिर्फ अपना ही नहीं सोचना चाहिए, अपना सोचना जरूरी है, लेकिन अगर हम सिर्फ अपना ही सोचे तो हम दुनिया से डिस्कनेक्टेड हो जाते हैं। उस पर मेरा ज्यादा जोर है। लीडरशिप ट्रेनिंग्स देता हूँ मैं, बट मेनली लीडिंग विद द हार्ट, कैसे हम दिल से दिल मिलाएं, कैसे हम एक दूसरे को बढ़ाएं साथ में, उस पर मेरा काम ज्यादा होता है। आप सर छोटे आपने से सवाल पूछ रहे, मैं लंबा सा जवाब दे रहा हूँ। नहीं नहीं नहीं, सर आपने दिल की बात की, तो मैं भी आपसे एक दिल की बात ये पूछता हूँ कि आपने लव मैरिज किया या अरेंज मैरिज की है? लव मैरिज हो गया। हो गया है। मतलब मैं जब यूएस वीजा के लिए लाइन में खड़ा था, तब अच्छा। तो किसे हम एक दूसरे को देखा था, लेकिन उन दिनों में लड़कियों से बात भी नहीं करता था, बात नहीं की थी। 3 महीने बाद उसने मुझे अमेरिका में पहचान लिया और फिर मुलाकात हुई। फिर और कोई कनेक्शन नहीं था, वैसे तो वो कश्मीरी है और मैं गोवा का हूँ। हमारा एक ही कनेक्शन था कि हम वीसा के लाइन में मिले और हम दोनों को इंग्लिश और हिंदी बड़ी अच्छी आती है, और हम दोनों काफी यू नो छोटे छोटे सिटीज में रहकर हमें जो कॉमन सी होता है ना, माहौल होता है, वो सिमिलर था, बट बाकी कोई चीज सिमिलर नहीं थी। तो दोस्ती होगी, दोस्ती से फिर शादी होगी। बहुत साल हो गए, 32 साल हो गए शादी को। अच्छा। 32। अच्छा सर, आपने एजुकेशन के हवाले से बड़ी खूबसूरत आपने बात की है कि जिस जहां जहाँ पे आपने फोकस किया, जिस तरह आपने गरीबों की मिसाल दी। हम लोग तो खाना खाते हैं, लेकिन उनके लिए भी अभी पाकिस्तान इंडिया अगर दोनों में देखें तो एक बहुत बड़ी जो कम्युनिटी है वो भूख के हवाले से है। तो यहाँ पे क्या आप सोचते हैं, क्या हमें करना चाहिए जो हमारे दोनों गवर्नमेंट जो है वो नहीं कर पा रही? वेल, गवर्नमेंट्स आई एम श्योर बहुत कोशिश कर रहे हैं। अगर आप 70 साल पहले जब दोनों ब्रिटिश किंगडम में थे, तब से अब तक बहुत फर्क पड़ा है। आई मीन
अब गांव-गांव में इलेक्ट्रिसिटी आई है, बहुत पानी आया है कई जगह पर। ज़्यादातर लोगों के हाथ में सेल फोन होता है, तो काफ़ी प्रगति तो हुई है, लेकिन गवर्नमेंट सबको तो नहीं नौकरियाँ दे सकते हैं। हमारे देश में मतलब इंडिया में 130 करोड़ लोग हैं। इंडिया अमेरिका सॉरी पाकिस्तान में शायद 25 करोड़ तो होंगे नहीं, ज़्यादा ही होंगे शायद। जी लगभग इतना ही है। हाँ, तो इतने सारे लोग हैं और लोग बढ़ते जा रहे हैं, तो एंड हम दोनों डेमोक्रेसीज़ होने के नाते रिस्ट्रिक्ट तो नहीं कर सकते, जैसे चाइना ने किया था। वो तो बिल्कुल नामंजूर होगा लोगों के लिए। तो आई थिंक एनजीओज़ काफ़ी काम कर रहे हैं एंड हमें ये देखना है कि ज़्यादातर लोग यही पूछते हैं कि मैं समाज सेवा कैसे करूँ? मैं तो कहता हूँ आप अपने फैमिली को अगर पहले देख लेना, तो भी बहुत बड़ी बात होगी। फिर धीरे-धीरे आप आस-पास के मोहल्ले में, आपके बिरादरी में जितने लोग हैं उनको मदद करना शुरू करो। ये स्वार्थ नहीं सब है, हमारा काम है कि पास लोग हैं, उनको पहले देखना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो कौन देखेंगे? लेकिन धीरे-धीरे ये जो हमारा फ़ोकस है, मैं, मेरा, उससे हम, हमारा करते धीरे-धीरे हम अपना फ़ोकस बढ़ा सकते हैं। देश तो दोनों बड़े हैं, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत पुराने देश हैं, रीति-रिवाज़ भी हैं हमारे, कल्चर भी बहुत गहरा है एंड गहरा कल्चर होना बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन उसके साथ कई बार अंधविश्वास भी आते हैं, उसके साथ राइवलरीज़ भी आते हैं, क झगड़े भी होते हैं। तो हमारा फ़ोकस अगर हम क्लियरली अपने अच्छे के लिए करें, अगर मैं आपसे दोस्ती अगर मैं खुश रहना चाहता हूँ, तो आप जैसे लोग मेरे लाइफ़ में आए, तो मुझे आपसे दोस्ती करनी पड़ेगी या तो दूर रहना पड़ेगा। आपसे अगर मैं झगड़ा मोल लूँ, तो आप भी खुश नहीं, मैं भी खुश नहीं। तो ये अकल नेचुरली आ जाती है। अगर आप कोई भी चाहे आप कुरान पढ़ो या भगवत गीता पढ़ो, हर एक में यही लिखा है कि अच्छे के लिए काम करो। दूर रहो ये बुरी आदतों से, चाहे जुआ हो या दारू हो, कोई नहीं बोलेगा कि ये सब वैसे ही कहेंगे कि झगड़ा नहीं करो किसी से, दुश्मनी नहीं करो। सभी अल्लाह के बच्चे, सभी राम के बच्चे, सभी जो भी दुनिया में दिखाई दे रहा है, कीड़े-मकोड़ों से लेकर सब कुछ भगवान की देन है, खुदा की देन है। ये एक बार क्लियर हो गया तो हमारी जितनी भी वैर है ना, जितने भी झगड़े वो कम हो जाते हैं और जो भी हम करेंगे अच्छाई के लिए करेंगे। तो क्या करना चाहिए? अभी बारिश का मौसम शुरू हुआ है यहाँ पर, 2 बार बारिश नहीं गिरी तो पूरे रास्ते फ्लडेड हो जाते हैं। तो बहुत काम पड़ा हुआ है, बहुत ही ज़्यादा काम पड़ा हुआ है और जैसे इंडिया में मोदी जी कह रहे हैं आत्मनिर्भर होना बहुत ज़रूरी है। बोलना बहुत आसान है, लेकिन हर एक को सोचना पड़ेगा कि हम खुद के लिए क्या कर सकते हैं, हम आस-पास वाले लोगों के लिए क्या कर सकते हैं और हम कैसे मिल-जुल कर रह सकते हैं। ये हमारा इतना एनर्जी, हमारी इतनी ताकत झगड़ों में जाती है, हमारे इतने राइवलरीज़ में जाती है कि फिर ताकत रहती नहीं है कि कोई अच्छी चीज़ करे। ये मैंने बहुत नोटिस किया है कि हमारी बहुत एनर्जी डिसिपेट हो जाती है, वेस्ट हो जाती है, ऐसा मुझे लगता है। आपको क्या लगता है उस बारे में? नहीं बिल्कुल शंकर भाई आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि हमें प्यार और मोहब्बत से रहना चाहिए, क्योंकि हमको इतनी जब हम इतनी फोकस करते हैं लड़ाई के ऊपर, इतनी अगर मोहब्बत पे करें तो मेरे ख्याल में दोनों जो अवाम है बहुत ज्यादा एक दूसरे के करीब। मैं अक्सर जर्मनी की मिसाल देता हूँ कि जर्मनी अगर आपस में एक हो सकते हैं तो हम क्यों नहीं हो सकते? हम जब हमारा कल्चर भी एक, सारा कुछ एक है, तो बस ये छोटी छोटी तलखियां हैं और चंद जो ऊपर जो लोग हैं हमारे जो बैठे हुए हैं, जो जिनकी वजह से थोड़े से इश्यूज भी आते हैं। तो मेरे ख्याल में ये अगर हम लोग बैसियत इनफरादी भी अगर हम कोशिश करें तो हम दोनों अवाम को और ज्यादा एक दूसरे के करीब ला सकते हैं। अब मैं आपको 1-2 एग्ज़ाम्पल देता हूँ। जब ए आर रहमान और नुसरत फ़तेह अली खान साथ में आकर गाते हैं, तो कितना बड़ा अच्छा लगता है। आपने सुना है कि नहीं पता नहीं, बट बहुत बढ़िया उन्होंने एक एल्बम किया था पीस के ऊपर। करीबन 30-40 साल तो हो गए होंगे क्योंकि नुसरत जी क्या के जाकर कम से कम 30-40 30-35 साल 30 साल तो हो ही चुके हैं। लेकिन इतना बढ़िया एल्बम बनाया था उन्होंने एंड वैसे ही
क्रिकेट में भी इमरान खान और कपिल देव जब खेलते थे तो बड़ा मजा आता था। तो राइवलरी होती है, बट राइवलरी बहुत कम होती थी। वो लोग तो दोस्त ही रहे, ज्यादातर लोग क्रिकेटर्स हमेशा साथ में खेलते रहे, वो देखकर ही मजा आता था। तो वैसे ही फिल्म इंडस्ट्री में देखो, या अभी भी हम लोग आबिदा परवीन के गाने सुनते हैं, और आप लोग भी शायद लता मंगेशकर को या सुनते बल्कि होंगे। शंकर भाई आपकी बात को कतरा कलामी कर रहा हूँ, जब खान साहब ने अभी हेल्प उठाया तो कपिल देव जो अपनी पूरी टीम थी इंडियन की, सबको वो उन्होंने मधु भी किया है, आपने देखा होगा। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो वही है ना, ये जो टीम स्पिरिट होता है, एट द सेम टाइम क्या बोलते स्पोर्ट्समैनशिप होती है, वो हमें हर एरिया में लाना चाहिए। सिर्फ क्रिकेट में नहीं, सिर्फ म्यूजिक में नहीं, बिल्कुल सही सिर्फ बात। मूवीज में, सिनेमा में नहीं, बट हर चीज में। अभी भी हम पुराने पुराने गाने सुनते हैं, फरीदा कानून को सुनते हैं, आज जाने की इज्जत ना करो। कितना पुराना गाना है, लेकिन कितना बढ़िया गाना है। तो ये मधुर, मतलब इतनी सुनहरी यादें हर तरफ है। तो ऐसा तो नहीं है कि इतनी राइवलरी तो नहीं है कि हम एक दूसरे को देखते भी नहीं, देखते हैं लेकिन छुप छुप के देखते हैं। आप लोग भी बॉलीवुड पिक्चर देखते हैं, हम लोग आपका दास्तान देखते हैं। हम गाने कितने लोग गाने साथ में गाते हैं, क्रिकेट साथ में खेलते हैं। तो बहुत सारी चीजें हो सकती है। मेरा ख्याल है हर एक को अपने लाइफ में देखना चाहिए कि मैं कौन हूँ, और मैंने क्यों जन्म लिया है। मतलब हम सोच समझ कर तो जन्म नहीं लिया हमने, एटलीस्ट मुझे तो नहीं पता। तो कोई तो ऐसी ताकत है जिसने हमें ये जन्म दिया है। तो ये कौन सी ताकत है, कैसी करिश्मा है जो हमें यहाँ ला रही है, और उसका क्या मकसद हो सकता है। तो अगर ये यकीन हुआ कि जो भी हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, और हमें अच्छा ही करना चाहिए। अच्छे का मतलब क्या है, वो तो खुद में अगर हम थोड़ा जिक्र करें ना तो क्लियर हो जाता है। अगर आपको मैं 4 थप्पड़ मारूं तो मुझे क्या मिलेगा उसमें? आपको दर्द होगा, मुझे तो कुछ नहीं मिलने वाला है। तो उससे अच्छा कि मैं आपसे 4 बातें अच्छी तरह करूं, हमारी दोस्ती बढ़ जाएगी। तो ये हर चीज में होता है, हर चीज में। कंट्री लेवल छोड़ो, गांव के लेवल पे, सिटी के लेवल पे, एक दूसरे में भी जितनी दोस्ती हो, जितनी मोहब्बत हो, उतना ही अच्छा होता रहता है। शंकर भाई, हम इंशाल्लाह आपको मजीद भी इस हवाले से इंटरव्यू करके, हमें आखिर में हम जाते जाते आपसे रिक्वेस्ट है, आपसे फायदा उठाते हैं, बड़ा अच्छा आप गुनगुनाते भी हैं, तो हमें कुछ जो हमारे इंडियन पाकिस्तानी हैं, अब जाते जाते उनको कुछ सुना दें। जिस तरह आप बता रहे हैं कि मैं बड़े पुराने पुराने गाने, जिस तरह आप बता रहे हैं कि बड़े जबरदस्त मलका तरन्नुम लता जी हो गए, या अभी जो हाजिर में कौन सा, एक तो आपको सबसे पहले पूछेंगे कि कौन सा फेवरेट कौन सा है, और दूसरा अब हमें थोड़ा सा आप गुनगुना के दिखाइए। फेवरेट तो मेरे बहुत सारे हैं, तो मैं फेवरेट में नहीं जाऊंगा। मैं एक गाना मैंने अपने पाकिस्तानी दोस्तों से रिसेंटली सुना, मुझे बड़ा जी अच्छा लगा। बहुत जी जी। पुराना गाना है, इनफैक्ट आई थिंक 1970s का गाना है। अच्छा। जो कि पाकिस्तान टीवी पे चलता था, पहली बार सुना। मैं उसके दो दो क्या लफ्ज बता दूंगा आपको, ये ज्यादा तो किसने नहीं बोल गाया, सकता। कोई पता याद है अपना शंकर भाई? हाँ, पाकिस्तानी टेलीविजन पे है वो लेडी, अच्छा जो 8-10 साल की थी। मैं गाते ही अच्छा। आपको आप पहचान लोगे, इंडिया में तो हमने कभी सुना ही नहीं था। दोस्ती ऐसा नाता जो सोने से भी महंगा, जो सोने से भी महंगा, जहाँ रहो मिलके रहो। ये आगे क्या है, जहाँ रहो मिलके रहो, ये कहीं भूल न जाना, दोस्ती ऐसा नाता। या फिर शोले का गाना गाए, ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे, तोड़ेंगे हम दम मगर छोड़। तो पॉइंट ये है कि इतने पुराने गाने हैं, लेकिन बिकॉज ऑफ द राइवलरी बिटवीन द टू कंट्रीज, हम एक दूसरे के ब्यूटीफुल थिंग्स भी नहीं जानते कई बार। फॉर्चुनेटली शंकर भाई, फतेह अली जाते खान से जाते लेकर। एक तो मैं हाँ आपसे ये आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि जो पुराने गाने आज भी सुने ना, यकीन करें कि ये जो अभी नई पौध आ रही है इससे बेहतर है। हालांकि उस वक्त कोई इंडस्ट्री, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी भी नहीं थी, लेकिन आवाज इतनी जबरदस्त। आज भी अगर हम जिस तरह पाकिस्तान में हम उस्ताद गुलाम अली हो गए, मलका तरन्नुम हो गए, मेहदी हसन साहब हो गए, इनको सुने
तो आप लता जी साहबा होगी, तो बंदे को एक बड़ा सुकून और सरूर आता है इनको सुन के। जिस तरह जो अभी हमारे जो यंग पौधा है, वो हालांकि टेक्नोलॉजी होने के बावजूद वो उस मकाम तक नहीं पहुंचे, शायद रियाज सही नहीं करते, या कोई, क्या आप समझते हैं कि इसकी क्या वजह है? मुझे लग रहा है वो सब हो रहा है, लेकिन हमारा पेशेंस, हम लोग को जरा ज्यादा पेशेंस रखना पड़ेगा। अगर आप पहले के जमाने में देखो तो सिर्फ एक मोहम्मद रफी, एक किशोर कुमार, एक लता हुआ करती थी। अभी तो 10-10, 20-20 लोग आते हैं। आबादी बहुत बढ़ गई है, लेकिन उसके साथ लोगों की आजादी भी बढ़ गई है। तो ज्यादा लोग म्यूजिक में जाते हैं, ज्यादा लोग सिनेमा में जाते हैं, ज्यादा लोग डांस में जा रहे हैं। तो मुझे तो लग रहा है एक्चुअली काफी बदलाव आया है। पहले तो बहुत कम प्रोफेशंस में आते थे, कोई बैंकिंग में जाता था, कोई इंजीनियरिंग में आता था। अब अनेक प्रोफेशंस में आ रहे हैं लोग। अब आपके ही देश में देखो ना, मैं देखता हूँ जैसे राहीन है, 12 साल की लड़की, कितने अच्छे इंटरव्यूज कर रही है लोगों के, बहुत बड़ी बात है। और वैसे ही कितने लोग आ रहे हैं जो स्पेस एक्सप्लोरेशन कर रहे हैं। तो मैं तो बहुत ऑप्टिमिस्टिक हूँ कि ये जो यंगर जनरेशन है, वो लोग दुनिया को बहुत आगे ले जाएंगे। मुझे यकीन है कि ये बच्चे हमसे काफी आगे बढ़ेंगे। शंकर भाई, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करने का। हम कोशिश करेंगे जो आने वाले दिन मजीद आपके जो है इंटरव्यू पाकिस्तान इंडिया में ऐसे लोग जिस तरह आप हैं, हम उनको ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करेंगे। उसकी वजह ये होती है कि जब दोनों जो देश होते हैं ऐसे लोग हों जो आपस में मोहब्बत बांटते हों, उनको प्रमोट भी करना चाहिए। तो बहुत शुक्रिया, और हमसे आपसे रिक्वेस्ट भी करेंगे कि जो आने वाले दिन है उनमें आप हमें टाइम भी जरूर दें, हमारे चैनल के लिए भी जरूर आप टाइम देंगे। हम जरूर बातें करते रहेंगे। और इनफैक्ट मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, मैंने कभी लाइव स्ट्रीमिंग की नहीं थी। मैं ज्यादातर वीडियो ब्लॉगिंग करता था, एंड क्योंकि मैं ग्राफिक्स में तो था ही, मैंने कई वीडियो ब्लॉग्स किए थे, टेक्स्ट ब्लॉग्स किए थे। एंड मैं राहीन अल्लाह वाला को थैंक यू बोलना चाहता हूँ। 2 ही दिन पहले हमारी गुरु पूर्णिमा हुई, तो जितने भी हमारे लाइफ में गुरु बनकर आते हैं, जो भी हमारे दोस्त बनकर आते हैं, उन्हें हम थैंक यू बोलते हैं। तो रेहान ने मुझे एक्चुअली लाइव स्ट्रीमिंग पे ये कनेक्ट कर दिया, इसी वजह से मैं आपसे आज बात कर रहा हूँ। शंकर भाई, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करने का। नाज़रीन, उम्मीद है आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आया होगा। आपका मेजबान नसीर बुखारी, सीनियर पाकिस्तान की फोरम से आपसे इजाजत चाहता हूं। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।